ओके, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में क्या समझते हैं आप लोग? मार्कर पेन चाहिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में क्या समझते हैं अभी बताइए पहले थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है एंड ऑल ऑफ यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस टॉपिक. So what do we understand by the term IR spectroscopy? Okay? Ma'am, deals with the infrared region of electromagnetic spectrum. IR region से अगर हम radiations डालते हैं, so that corresponds to which type of spectroscopy? IR spectroscopy. So what is the range of IR radiations if we talk about? 14,000 to 3 regions, far IR, near IR and mid IR. This is divided to 3 parts, near, mid, far, and what is the range? 14,290 centimeter universe to 4,000 centimeter. 4,000. Okay. Far 14,000 to 4,000 centimeter inverse 1, and 4,000 to 400 centimeter inverse 1, and 400 centimeter inverse 1 to 10 centimeter inverse 1. Fine. तो कौन सा रीजन, इतना जो ब्रॉड रीजन आप ले रहे हैं 14,000 से लेकर 10 एक तरह से इनवर्स मीटर, तो ये क्या मतलब, इज इट पॉसिबल टू स्टडी आईआर, या इज इट, डू यू फाइंड ऑल द 3 रीजन्स टू बी वेरी रेलेवेंट टू डिटरमाइन द कंपाउंड्स? बताइए क्यों? Because organic molecules are found in near about 6,000 centimeter inverse to 4,000 centimeter. No, not 6,000. आप बताइए, आप लोग पढ़ा होगा यार. देखिए जो इसकी जो रेंज मानते हैं वो मानते हैं 2.5 टू 24 माइक्रोमीटर. ठीक है, ये जाके अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इट बिकम्स 400 टू 4,000 पर सेंटीमीटर. So this is the eligible range. Eligible बोल रही हूँ मैं. This is the eligible range to determine what the IR spectra of the organic compounds. इसी रेंज में आपको पूरा आपको स्पेक्ट्रा मिल जाएगा. अच्छा एक चीज और मुझे बताइए, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको क्या मिलते हैं? बैंड्स. इन बैंड्स का जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं with your theoretical data या with your mathematical data, आप क्या बोलते हो? It is known as what? Peaks per centimeter. क्या बोलते हो आप? Per centimeter में. अब देखिए बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब हम IR स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं तो अक्सर बुक्स में दिया होता है कि a particular frequency of radiation is absorbed by the sample. They never say that the result is being reported, or sometimes they say the result is being reported in terms of what? Wave number. So why do we use the term frequency and simultaneously we use the term wave number? Is it correct? Ma'am, reciprocal to wave number. What? Frequency is inversely proportional to lambda. लैम्डा वेव नंबर से तो रेसिप्रोकल नहीं है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर 1 by lambda है. हाँ 1 by लैम्डा तो आपका वो हो गया वेव नंबर हो गया. मतलब वेव नंबर अगर देखा जाए तो क्या है आपका? इट इज व्हाट? 1 by लैम्डा है ना, यही तो बोलते हो आप. मगर हम बुक्स में ये भी पढ़ते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रम इज डिटरमाइंड. ये आपने अक्सर लैंग्वेज पढ़ी होगी. फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वेव नंबर नहीं बोलते ज्यादा. मैम वेवलेंथ जो होती है वो वेव नंबर्स के रेसिप्रोकल होती है. हाँ ठीक है मैम मैं वही बोल रहा हूँ. फ्रीक्वेंसी से कहाँ पे? वेवलेंथ जो होती है वो वेव नंबर की रेसिप्रोकल होती है. हाँ तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है. देखिए इसमें बहुत सिंपल सा है कि देखिए हम वेव नंबर से भी कह सकते हैं एंड वी से इट फ्रीक्वेंसी आल्सो. बट इसके पीछे रीजन क्या है? आई जस्ट वांटेड टू नो दैट थिंग बस, कि कैसे आप इसको कोरिलेट करते हो. देखिए E इज इक्वल टू आप क्या बोलते हो? hc by lambda.
h mu क्लियर। और इसी को आप क्या बोलते हो, hc by लैम्डा। अब ये भी e है, तो इसका मतलब h mu is equal to hc by लैम्डा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। एंड 1 by लैम्डा आपका क्या है? 1 by लैम्डा क्या है आपका? वेव नंबर। तो इसका मतलब this frequency becomes it becomes directly proportional to what? Your wave number। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ बुक्स में जब आप पढ़ोगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी दे रहे हैं, मतलब a person can ask you a question whether your band spectrum whatever you are predicting it is in terms of frequency or it is in terms of what? Wave number। तो दोनों में फर्क है, बट क्योंकि कोरिलेशन में when we use the energy data E is equal to h mu या E is equal to hc by lambda से हम कंपेयर करते हैं, तो we can take both of them things relatively। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी का कोई वो नहीं है आईआर रेडिएशंस में, मैं आपको ये बता, फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है, वेवलेंथ है या वेव नंबर है, इन्हीं दो का रोल। क्लियर? ऑलराइट। Now when I talk about IR spectrum, तो कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका कि हम IR स्पेक्ट्रम ले सकें? यहाँ एक बात और बताइए कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम और किस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफाइन कर सकते हैं, इसके प्रिंसिपल्स। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल नहीं है, माइक्रोवेव रोटेशन होता है, बट क्योंकि वाइब्रेशन को ज्यादा, देखिए रोटेशन और वाइब्रेशन में आपका जो एम्फेसिस होता है वो वाइब्रेशंस पे ज्यादा होता है, रोटेशन पे नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसमें चेंज इन बॉन्ड लेंथ भी होता है, चेंज इन बॉन्ड एंगल भी होता है। जब आप इसके नोट्स ऑफ जो वाइब्रेशन देखेंगे तो उस केस में दोनों चीजों पे फर्क होता है, बट रोटेशन उतना ज्यादा आपका कह लीजिए कि बहुत ज्यादा नहीं होता है इसमें, मतलब बहुत मिनिमम रोटेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑलराइट, जब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको बोलते हैं तो एक चीज और बता दीजिए कि किस तरह के कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को रिस्पॉन्ड करेंगे, बस इतना बताइए। चेंज इन डायपोल, वेरी गुड, दे शुड हैव अ चेंज इन डायपोल मोमेंट। तो तीसरा पॉइंट जो हमें एम्फेसिस देना है दैट इज चेंज इन डायपोल मोमेंट। इसका मतलब जिन कंपाउंड्स में डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं होगा, स्पेशली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपकी बात कर रहे हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। Okay, fine. I gave you 4 compounds. आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा IR एक्टिव है, मतलब IR एक्टिव इसमें कौन सा दिख रहा है? फर्स्ट और नहीं कोई दिख रहा? डायपोल मोमेंट का चेंज होने का मतलब क्या है ये बताइए। जैसे कार्बन सेंटर में है, आपने क्या करा? ये अरेंज करा मॉलिक्यूल को, ठीक है। ऑल्दो केमिस्ट्री का पार्ट आपका बहुत नहीं, तो इसे ये और ये तो नल हो जाएगा आपका क्योंकि सेम है, बट इसमें तो होगा ना डायपोल मोमेंट में चेंज, तो सेम में बाकी भी देख लीजिए आप। अच्छा, CH2 Cl2 में क्या रहेगा ये बताइए। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, मगर क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। इसमें रहेगा बट इसमें नहीं रहेगा। तो अगर तो आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि आईआर स्पेक्ट्रम नहीं शो करेगा, तो क्या हो जाएगा? लास्ट। अब देखिए इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें दिया हुआ है कि अगर हम बात करें तो वी कंसिडर अ मॉलिक्यूल लाइक अ स्प्रिंग, और स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, या तो कंप्रेस करते हैं, या कंप्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। तो जब कंप्रेशन आप करोगे तो उसमें किस में चेंज आएगा? बॉन्ड लेंथ में चेंज आएगा। और अगर सपोज करिए आपने उसको, और इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशन होती है वो क्या कहलाती है आपकी? नेचुरल वाइब्रेशन। नेचुरल वाइब्रेशन का मतलब है ये नेचुरली इट इज एक्सपेक्टेड कि इस तरह की वाइब्रेशन आपकी होएगी। अब देखिए इसमें दिया व्हेन EMR, EMR का मतलब है कि IR, EMR का मतलब यहाँ ये नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई हम कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है आपका वाइब्रेशन बिटवीन द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल जो है
वो होता है, तो जो अप्लाइड इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी होती है दैट बिकम्स इक्वल टू द नेचुरल इंफ्रारेड, इसीलिए इसको नेचुरल वाइब्रेशन भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप, जो वाइब्रेशनल मोड आप लेते हैं, इसमें जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में जब आप कहते हो कि बॉन्ड लेंथ में चेंज आ रहा है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशन इट इज, तो आप क्या बोलते हो? इट इज अ नेचुरल वाइब्रेशन। उसमें दिया होता ऑप्शन नेचुरल, सिंथेटिक, डिराइव्ड, कंप्रेस, वो आगे आएगा, मतलब उसका एक पर्टिकुलर नाम हमने दिया, फिर टेक्निकली इट इज फंडामेंटल। अगर वैसे बेसिक पूछा जाए तो इट इज अ नेचुरल वाइब्रेशन, जो कि इंस्ट्रूमेंट की ही देन है, मतलब ये एक कह लो कि ये होना ही होना है जैसे, क्लियर? उसके बाद देखो एब्जॉर्प्शन आपका होता है, और ये डेटा आपका वो तो बाद में उसकी बात करेंगे। तो अगर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की अगर हम बात करें, सपोज करें इफ आई टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के डेटा को क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आपकी कितने तरह की होगी? How many types of molecular vibration is there? Symmetric, asymmetric, Symmetric and asymmetric, Stretching and bending and stretching, scissoring. symmetrical and unsymmetrical stretching, then scissoring, rocking, backing okay. and तो आप पहले सबसे पहले हम इसका क्या करें, सिमेट्रिकल, यही कह रहे हो ना, और दूसरा आप क्या कह रहे हो, अनसिमेट्रिकल। ये रहेगा कि स्ट्रेचिंग बेंडिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, stretching and bending. स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। अच्छा एक चीज और है, इसमें जो हम रेंज ले रहे थे आपकी 4000 टू 400 पर सेंटीमीटर, इस रेंज को हम डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या रेंज लेते हैं इसमें, 4000 टू 1600 पर सेंटीमीटर एक, और दूसरी हम लेते हैं 1500 टू 400 पर सेंटीमीटर, जिसमें कि ये आपकी कहलाती है क्या, फंक्शनल ग्रुप रीजन, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, फिंगरप्रिंट रीजन। क्या बोलते हैं इसको, फिंगरप्रिंट रीजन। क्लियर? तो अब देखिए वाइब्रेशन में हमने, आपने क्या कह दिया, स्ट्रेचिंग है और बेंडिंग है, इसमें कुछ और चेंज हम कर सकते हैं बिफोर कमिंग टू दिस स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। Ma'am, what type of change? प्लेन के रेफरेंस से, Scissoring और उस type? चलिए इसी में हम कर देते हैं। अगर इन प्लेन है, देखिए एक तो होता है इन प्लेन और एक होता है आउट ऑफ प्लेन। तो इन प्लेन आपकी कौन सी हो जाएंगी, Bagging and twisting. इन प्लेन कौन सी हो जाएंगी, Bagging and twisting. वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। नहीं स्ट्रेचिंग में बताओ, Symmetrical and unsymmetrical both. दोनों ही इन प्लेन, दोनों ही क्या है, इन प्लेन। तो यहाँ पे जो आपकी दो तरह में इसको डिफाइन करते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हमने किसके बेसिस पे किया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि हमने स्प्रिंग की तरह मॉलिक्यूल को कर लिया, तो अगर हमने एक तरफ खींच लिया और दोनों ही अगर आपके सपोज करिए एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमने मतलब जैसे बुक्स में दिया होता है कि इफ द मॉलिक्यूल मूव्स लाइक दिस, तो वी से दैट इट इज गोइंग फॉर सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। बट फ्रॉम वेयर इट हैज कम, तो हमें क्या देखना होगा, प्लेन। उसको किससे पहले कंपेयर करना होगा, प्लेन से। तो उसके बेसिस पे हम क्या कहते हैं, दैट द अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों एरोज हैं आपके, इस डायरेक्शन में हो चाहे दूसरे डायरेक्शन में हो, तो दिस बिकम्स व्हाट, सिमेट्रिकल। एंड इफ वन इज स्ट्रेचिंग एंड वन इज व्हाट, मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनसिमेट्रिकल। बट दे बोथ आर इन व्हाट, इन। और इसमें किसमें चेंज आ रही है, जब आप खींच रहे हो तो किसमें चेंज आ रहा है, बॉन्ड लेंथ में कि बॉन्ड एंगल में, बॉन्ड लेंथ। तो देयर इज अ चेंज इन बॉन्ड लेंथ। क्लियर? मतलब ये बाइफर्केशन देने से पहले हमको ये पता होना चाहिए। देन बेंडिंग में, अब बेंडिंग में भी देखिए दो तरह के हम कैटेगरीज मानते हैं, वन इज इन प्लेन, वन इज आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन आउट ऑफ प्लेन आप दोनों में मानोगे। तो बेंडिंग की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हम क्या मानते हैं, सिजरिंग, रॉकिंग, Dragging and twisting. वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। अब इसमें इन प्लेन कौन सी है और आउट ऑफ, and rocking. यस दे आर इन प्लेन, दे आर इन प्लेन। देखिए कैसे इन प्लेन है, That is your ये दिख रहा है यहाँ से क्या,
आप लोगों को दिख रहा है ये? सिजर का मतलब क्या है? कैंची की तरह। तो क्या होगा? यूं चलेगा। तो यहाँ पे दोनों अंदर आएंगे या दोनों बाहर जाएंगे, बट रहेंगे इन प्लेन। क्लियर? ठीक, यहाँ तो ऐसे रहेगा, यहाँ आपका कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा। रॉकिंग का मतलब क्या है? They will both move in one direction. तो one direction का मतलब है या तो ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे। क्लियर? अब आता है आपका ट्विस्टिंग एंड वैगिंग। अब इसको कैसे समझोगे? ट्विस्टिंग वैगिंग कैसे समझते हो? Both are inside. Both are inside or outside. नहीं, हाँ, बोथ आर इनसाइड आउटसाइड किसमें है? Bagging में. देखो वैगिंग का तो मतलब होता है कि अच्छा ट्विस्टिंग बताओ। व्हेन यू ट्विस्ट मतलब देखिए जैसे सपोज करिए ऐसे समझ लीजिए, अगर एक मिनट रुको, ठीक है, ये हम मान लें दिस इज द सेंट्रल कार्बन और ये इसको हम मान लें, अगर दोनों अंदर जा रहे हैं या दोनों बाहर जा रहे हैं। मैम सीजरिंग एंड रॉकिंग होना चाहिए इन प्लेन। हाँ तो इन प्लेन तो सिजरिंग रॉकिंग ही बताया, और क्या बताया? ये इन प्लेन ही तो बताया, ये आउट ऑफ प्लेन है वैगिंग, और ये तभी तो ऐसे करेंगे ना। वैगिंग ट्विस्टिंग में क्या करेंगे? यूं करेंगे ना वैगिंग। हाँ यस, तो हम क्या कहेंगे? देखो जैसे सपोज करो हमने ट्विस्टिंग और वैगिंग की बात करी, ये आउट ऑफ प्लेन जाएंगे, ठीक है। आउट ऑफ प्लेन का मतलब है कि अब इसमें बताना कौन सी पोजीशन होगी। सपोज हमने इस तरह मान लिया, अगर दोनों अंदर आ रहे हैं या दोनों बाहर जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ट्विस्ट करेगा कि वैग करेगा? Bagging. और अगर एक अंदर आ रहा है एक बाहर जा रहा है, एक अंदर आ रहा है एक बाहर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ट्विस्टिंग। ठीक है, तो एक प्लस हो रहा है एक क्या हो रहा है? माइनस, तो दैट बिकम्स व्हाट? ट्विस्टिंग। एंड इफ बोथ आर प्लस और बोथ आर माइनस तो दैट बिकम्स व्हाट? वैग। तो दे ये जो ट्विस्टिंग और वैगिंग है TW जो है ये बिकम्स व्हाट? आउट ऑफ प्लेन। और इनके किसमें चेंज आता है? बॉन्ड एंगल। क्लियर? सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द, हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप रीजन या फिंगरप्रिंट रीजन की अभी बात करी थी कि फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है और फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या होता है। अब मैं आप लोगों को अच्छा बताइए पहले फिंगरप्रिंट रीजन दिया किससे जाता है? व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? तो नाम से समझ में आ रहा है आपको कि फंक्शनल ग्रुप आपका डिटरमाइन होगा। फिंगरप्रिंट रीजन क्या करता है? किसका? स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन। स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन का मतलब है कि अगर एक ही तरह का कंपाउंड है तो उसके सिस और ट्रांसफॉर्म आइसोमर्स को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, और क्या करता है? skeleton carbon skeleton determination और chain. देखो जब एक ही फैमिली के, ठीक है, होमोलोग्स हम ले लेते हैं, जैसे सपोज करो आपने हालोजेंस ले लिए, फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन यू CCl, CBr और CI। अब देखो इसमें तीनों में ही आपको, ठीक है, आप अगर इसका IR स्पेक्ट्रम करने जाओगे तो इसके स्ट्रेचिंग रीजन से आप इसको डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि ये तीनों क्या है? हैलाइड्स। इफ आई हैव गिवन यू 3 कंपाउंड्स, अब कहां पे आप देखोगे? इसके बेंडिंग रीजन में। अब बेंडिंग रीजन में क्या देखोगे? देखो इसका क्या मिलता है आपको? 500 पर सेंटीमीटर पे। इसका कितने पे मिलता है? 600। इसका कितने पे मिलता है? 700 पर सेंटीमीटर पे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप हालोजेंस की बात करते हो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको उसका एक ही फैक्टर देखना है। कौन सा? हाँ, नो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ही उसकी, -I। क्या देखना है आपको? -I इफेक्ट देखना है उसका, और आपको उसका कुछ नहीं देखना है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हालोजेंस का -I इफेक्ट ही देखना है। तो जब आप -I इफेक्ट को इसके स्टडी करोगे then only you can compare the bending। और ये तीनों किस मोड में आ रही हैं? बेंडिंग रीजन में। कहां पे मिल रही है? बेंडिंग रीजन। क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरह के, अगर अब जैसे तुमने कहा प्राइमरी अल्कोहल, तो तुमने निकाल लिया कि OH का आपको स्ट्रेचिंग रीजन में बैंड मिल रहा है। अब अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है और
सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बेंडिंग रीजन। क्लियर? या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कि एक ही तरह के दो तरह के एटम्स लगे, जैसे NO2 नाइट्रो ग्रुप लेते हैं हम, ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप में आपको दो मोड्स मिलेंगे, एक 1350 पे बैंड मिलेगा और एक आपको मिलेगा 1550 पर सेंटीमीटर। ठीक, अब हम आपसे पूछें कि इसमें बताओ कि स्ट्रेचिंग का कौन सा है या सिमेट्रिकल कौन सा है और बेंडिंग का कौन सा है, या किस कौन सा आपका चलो सिमेट्रिकल और वो बता दो एसिमेट्रिकल बताइए। नाउ दिस वे यू आर गोइंग टू डिटरमाइन इन विच केस NH2 है, जैसे NO2 है, आपका NH2 है, इन सब के आपको दो बैंड्स मिलते हैं, ये भी 2100 के आसपास कुछ मिलता है, 2150 पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो कम नंबर वाला होता है वो क्या होता है आपका सिमेट्रिकल, और जो ज्यादा वाला होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, अनसिमेट्रिकल। ये ध्यान रखिए, क्लियर? मिलेंगे दो, अगर इस तरह के कोई कंपाउंड है जिसमें एक ही तरह के दो एटम्स कंबाइन है, NO2 और NH2 में मोस्टली ये होता है कि एक IR स्पेक्ट्रम में आपको दोनों बैंड्स मिलेंगे। अब आप कंफ्यूज ये होते हो कि हमें कौन सा कंसीडर करना है, तो कम वाले को देखते हैं, जैसे 1350 अगर मिला है तो और 1550 में मिला है तो समझ जाओ कि NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। सेम वे NH2 में देख सकते हो। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आप क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। तो एक ये भी तरीका है लोकेट करने का पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, एक और मुझे बात बताओ, जैसे हम लोग उसमें पढ़ते थे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में बियर लैम्बर्ट्स लॉ को लेके चलते थे, यहाँ पे कौन सा लॉ लेके चलते हैं हम, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। बॉर्न ओपेनहाइमर नहीं, वो तो अप्रोक्सीमेशन है, तुम्हारा फिजिकल का पार्ट बता रही है। लॉ कौन सा है, हुक्स लॉ, स्प्रिंग को ले रहे हैं ना, तो किसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, हुक्स लॉ को। अब देखो इस एक आप सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, ये क्या है, ये क्या है, और इसको निकालते कैसे हैं, M1 M2 और M1 प्लस M2। चलिए अब देखिए ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गर होगा, फोर्स कांस्टेंट क्या बताता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बताता है, तो जितना स्ट्रॉन्गर आपका बॉन्ड होगा उतना आपका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट डिटरमाइंस द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द बॉन्ड। और ये क्या है, इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये केस हम अब जैसे हम आपको सपोज करिए नहीं पता Cl, CCl, CBr और Ci को हम आपसे कहें अरेंज करिए, तो इसको मास के बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो, आयोडीन का मास सबसे ज्यादा कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका 500 आता है, इसका कितना आता है 600, इसका कितना आता है 700। तो ये दो इक्वेशंस आपको याद करनी है, मतलब ये रिलेशंस आपको याद करने हैं। ये एक कहना चाहिए एक ये मतलब टिप पॉइंट्स हैं, अगर आप पूरी नहीं भी पढ़ोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी तो ये कुछ टिप पॉइंट्स हैं जिससे कि आप न्यूमेरिकली यू कैन सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। ऑलराइट, C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड। इनमें ये बताइए इसकी वैल्यू हम कितनी मान के चलते हैं सिंगल बॉन्ड की। अच्छा ये बताइए इसको अरेंज अगर करें तो किसका सबसे ज्यादा वेव नंबर होगा, C सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले कौन होगा, C ट्रिपल बॉन्ड, फिर किसका हो जाएगा, फिर ये चीज याद कर लीजिए, क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। Change in dipole moment is an important characteristic, I had already told you.
फिर मॉलिकुलर वाइब्रेशंस में देखिए इन प्लेन बेंडिंग भी है और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग भी है, आपको भी मैंने बताया ही है। तो हमेशा जब भी देखिए व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ you can say to determine the mode of vibration. Stretching bending is not the criteria. What is the criteria? Plane. In plane and out of plane. ये ध्यान रखिएगा, भले कि हम उसको पढ़ते बाद में जाके हैं सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल, बट ये सभी चीजें हम पढ़ते हैं इन ऑन प्लेन। फिर मॉलिकुलर वाइब्रेशंस का भी मैंने आप लोग बताया दो तरह की होती है, दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। Then bending vibrations also we have discussed about rocking, scissoring, देख लीजिए, दिख रहा है होगा, wagging and twisting. Then you have to be very much familiar with this formula, और इसमें ये सब ये दो relations हैं, इसको आपको consider करना है, बाकी चीजें छोड़ दीजिएगा। अब बात करते हैं, देखिए इसमें IR इज थ्योरेटिकली जो आपको कहना चाहिए जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी लेस इन दिस। मेन आपको जो पढ़ना है इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है, वी हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, जरा पहले मुझे वो सॉल्व करके बताइए। मोस्टली और IR स्पेक्ट्रम में मोस्टली हम एम्फसाइज करते हैं किस पे, कार्बनल यूनिट्स पे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। ये ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा मतलब अगले टर्म में ब्लैक बोर्ड थोड़ा क्लीन करा दीजिएगा। सपोज करिए हमने आपको ये दो मॉलिक्यूल्स दिए, वन इज ए वन इज बी, किसका वेव नंबर ज्यादा है? क्यों? ये डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है इसी बॉन्ड कैरेक्टर। उसमें क्या है? कॉन्जुगेशन पार्शियल डबल बॉन्ड है उसमें। हाँ? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स हो रहा है। किसमें? सेकंड वन। सेकंड वन। आप बताइए। मैम सेकंड में कॉन्जुगेशन होगा, होने तो कॉन्जुगेशन, तो देख रहे हो कॉन्जुगेशन लोअर करता है वो दैट। यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी वेव नंबर एक साथ चलेगा, उसको कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैंने शुरू में बता दिया था। आप बताइए। पहले वाला पहला ज्यादा होगा ऑलरेडी। आप बताइए क्या नाम है आपका, आप बताइए। आप लोगों में फर्स्ट और सेकंड, देखिए कोई उसमें वो नहीं, यू पीपल बी वेरी फ्री। ऐसा नहीं होता कि इफ वी आर गोइंग फॉर द प्री PhD कोर्सेज तो वी नो एवरीथिंग, इवन मेनी कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर विद अस आल्सो। तो वी ऑल आर इन अ लर्निंग प्रोसेस, इट्स नथिंग दैट यू आर सिटिंग ऑन दैट पार्ट ऑफ द टेबल, एक दिन आप इधर भी खड़े होंगे, तो दैट इज नो इश्यू। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्लीज डू आस्क मी, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ इतनी दूर से आने का यही है कि आप लोगों को मैं कुछ बता सकूं। हाँ आप बताइए, आप लोग बताइए। फर्स्ट वाले को आप कह रहे हैं, अच्छा क्यों कह रहे हैं? उसमें कॉन्जुगेशन लोअर सा फ्रीक्वेंसी और मैं पूछा फ्रीक्वेंसी में तो वेव नंबर इसका ज्यादा होगा। हाँ तो ज्यादा तो चलिए वो तो एक हो गया, बट इसमें जो कॉन्जुगेशन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या ऐसा हो रहा है, मतलब ये यहाँ चला जाएगा, अगर बात करें तो ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस विल कम टू, दिस विल बिकम लाइक दिस इफ आई टॉक, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा, यही तो होगा, है ना? तो जब ये सिचुएशन आपकी क्रिएट हो जाती है तो क्या होता है, इट बिकम्स टू व्हाट, यू स्पोक दैट वर्ड, बोलो। पार्शियल डबल बॉन्ड। यस, इट कम्स टू व्हाट, कॉन्जुगेशन नहीं यहाँ पे कहेंगे, यहाँ हम क्या कहेंगे, इट डेवलप्स व्हाट, पार्शियल डबल बॉन्ड करेगा। तो अब डबल बॉन्ड में और पार्शियल डबल बॉन्ड में किसकी ज्यादा होगी, पार्शियल डबल बॉन्ड, तो ये करेक्ट है, ठीक है। अब एक और देते हैं, इसी में एक और बढ़ा दिया मैंने, अब बताओ इसकी सबसे ज्यादा क्यों? -5 यस, अब आप सिर्फ एक ही बात बोलोगे, नेगेटिविटी नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है? इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए अगर एल्डिहाइड्स की हम बात करें यहाँ पे, ये
कुछ पहले मैं इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि फिर आगे जब मैं बताऊंगी तो आपको थोड़ा सा समझने में, कोरिलेट करने में आराम रहेगा। जब एल्डिहाइड का बैंड देखते हो तो आपको कुछ ऐसा बैंड मिलता है, डबलेट के फॉर्म में। क्यों? ऑप्शंस में आपको दिया जाता है। अच्छा, पहली बात तो इसकी वजह से होता है, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी, CH स्ट्रेचिंग की वजह से आपको जो CH स्ट्रेचिंग का बैंड मिलेगा, CH स्ट्रेचिंग पे CH के उस पोजीशन में 2900 से लेके 3000 के बीच में रहता है। मगर जो एल्डिहाइड्स का, स्पेशली एल्डिहाइड्स की बात हम कर रहे हैं, उसका जो बैंड मिलता है वो इस तरह, मतलब एक ये जरूर रहता है इसके साथ। वाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा तो बैंड ब्रॉडर हो जाएगा। बताइए। Anyone? You can tell? फर्मी रेजोनेंस का नाम आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? इस केस में क्या हो रही है? फर्मी रेजोनेंस। नाउ व्हाट इज दिस फर्मी रेजोनेंस? जस्ट टेल मी दिस। देखिए, एक इसका फंडामेंटल बैंड मिलेगा, मतलब फंडामेंटल वाइब्रेशन देगा एक, और दूसरा क्या ये देगा? ओवरटोन देगा। और जब ये दोनों ओवरटोन और फंडामेंटल वाइब्रेशन में, जब दोनों में क्या हो जाती है आपकी कपलिंग, तो दिस गिव राइज टू व्हाट? फर्मी रेजोनेंस। तो एक आपका किसका है? ओवरटोन का, और एक उसका खुद का क्या है? फंडामेंटल। तो व्हाट इज दिस ओवरटोन? फंडामेंटल तो आपको पता होगा कि जब ग्राउंड स्टेट से वो कहां जाता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n = 0 to 1 जाता है। व्हाट इज ओवरटोन? ग्राउंड से सेकंड एक्साइटेड। मल्टीपल ट्रांजिशन अगर कर जाता है, सपोज करिए ग्राउंड से वो सीधा कहां चला गया? मल्टीपल ट्रांजिशन कर गया, तो वो क्या दे देता है? ओवरटोन। और ओवरटोन मोस्टली हम कैलकुलेट करते हैं जैसे 2 वेव नंबर, 3 टाइम्स वेव नंबर, 4 टाइम्स वेव नंबर। और हमेशा याद रखिएगा जो ओवरटोन बैंड होगा उसकी इंटेंसिटी हमेशा क्या होगी? यहाँ लिख दे रहे हैं, इंटेंसिटी इज ऑलवेज लेस। तो अगर किसी भी बैंड के साथ कोई और एक बैंड लगे होते हैं, मोस्टली IR में अगर आपने देखा हो तो मिलते हैं आपको, एक सेकंड उसमें, ये देखिए जैसे ये है, ये देखिए, ये तो मिल रहा है एक छोटा, इसके बगल में भी एक छोटा दिख रहा है आपको। तो ये आपके ओवरटोन्स हैं, इनको हम स्टडी नहीं करते हैं। जो इंटेंस बैंड्स होते हैं हमारी स्टडी उन्हीं पे फोकस होती है। जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम लोग कान पलट के ऐसे लपेट लेते हैं कि नहीं देखो उस पे दिख रहा है तो ये इसमें ये कंपाउंड होगा, और उसको आगे पीछे बढ़वा लेते हैं। एक्चुअली दे आर व्हाट? ओवरटोन्स ड्यू टू मल्टीपल ट्रांजिशन। तो वी डोंट कंसीडर द स्टडी ऑफ ओवरटोन, बिकॉज क्योंकि ओवरटोन्स की इंटेंसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है, एंड इट इज ऑफ नो रेलेवेंस टू अस। और मिलते ही हैं कार्बोनिल, जितने भी आप लोगे, कीटोन लोगे, एल्डिहाइड लोगे। एल्डिहाइड का केस इसलिए बताते हैं क्योंकि एल्डिहाइड इज अ इजी टू स्टडी, क्योंकि CH उसमें इन्वॉल्व रहता है। और जब आप कीटोन्स में आ जाते हो तो उसमें और 2 ग्रुप्स लग जाते हैं, तो हमें उनको भी कंसीडर, उसमें और थोड़ी एक स्टोरी चेंज हो जाती है। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना, जो फर्मी रेजोनेंस आपकी किसी के केस में भी बनती है तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरटोन एंड फंडामेंटल वाइब्रेशन। एंड फंडामेंटल वाइब्रेशन और ओवरटोन आपको पता ही है। एक तीसरे तरह के भी बैंड्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन बैंड्स कहलाते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे सपोज करो अभी मैंने आपसे बोला था कि जो CI का बैंड है वो आपको कितने पे मिल रहा है? 500। अब अगर हम आपसे कह दें कि एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम है, उसमें हमें वेव नंबर 500 पे और 1000 पे बैंड मिल रहा है, ठीक है, तो ये 1000 क्या हो जाएगा? इसी का 2 टाइम्स मल्टीप्लेक्स है। जो कि अगर जब भी आप हैलोजन कोई लोगे, आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो ये वैल्यू होगी उसके 2 टाइम्स वैल्यू पे आपको एक बैंड और मिलेगा, बट उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? कम। जितनी भी वैल्यू होगी, 500, 512, 513, व्हाटएवर,
एक मिलेगा जरूर आपको, बट यू हैव टू कंसिडर व्हाट, Over. नो यू हैव टू कंसिडर द मेन बैंड, क्योंकि ये तो हम कंपैरिजन हमने कर दिया हैलोजन फैमिली में, बट अगर सपोज करिए कोई कंपाउंड ही आपको दे दिया जाए, प्रोपाइल आयोडाइड या आपको इथाइल आयोडाइड या 2-आइडो करके कुछ आपको दे दिया जाए, तो इन दैट केस यू हैव टू सी अगर ये प्रेजेंट है, 1000 इज नॉट अ बैंड ऑफ किसी CH3 या CH2 या CH3 की स्ट्रेचिंग का, ये इसी का 2 टाइम्स, ठीक है। एंड 1000 पे भी मिल सकता है और 3 टाइम्स भी मिल सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1500 पे भी कोई आपको मिल जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसी हमारी वो पड़ी है, कितनी वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। 3 टाइम्स होता कम है, 2 टाइम्स पे ही जाता है हैलोजेंस के केस में, क्लियर? तो इज इट क्लियर टू यू? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक बैंड और होते हैं कॉम्बिनेशन बैंड्स, इनको क्या कहते हैं? एक तो फंडामेंटल हो गए, एक ओवरटोन्स हो गए, और तीसरी कैटेगरी हम एक और पढ़ते हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट? कॉम्बिनेशन बैंड्स। वो क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन, हाँ, More than 2 vibrations excited simultaneously. तो उसकी Then इंटेंसिटी combination bands arise. are they relevant for our studies? देखिए स्पेक्ट्रा भी मैंने आपको दिखाया भी था, ये ऐसे दिख रहा है आपको, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ये जो है ना मल्टीपल फॉर रेलेवेंस नहीं, तो दे ऑल आर व्हाट? कॉम्बिनेशन। अगर इनकी मल्टीपल स्टेट्स पे हो गया है, क्योंकि भाई मॉलिक्यूल है, वो किस तरह बिहेव कर रहा है, यू डोंट नो, क्लियर? अच्छा, इसमें कॉन्जुगेशन क्या करेगी? लोअर करेगी फ्रीक्वेंसी को, जैसे आप देखिए वैल्यूज भी दे रखे हैं, अगर आइसोलेटेड C डबल बॉन्ड C सिस्टम है, तो आपको जो रेंज मिल रही है पर सेंटीमीटर में, दैट इज 1640 टू 1680 पर सेंटीमीटर। अगर आप कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम लोगे तो उसकी क्या हो जाती है? कम हो रही है। एरोमेटिक लोगे तो कितना बन रहा है? 1600। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंड की जो इंटेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे सपोज करिए आपको डेटा दिया 1500, सपोज करिए आपको दिया 2200 पर सेंटीमीटर, और यहाँ लिख दिया था S, क्वेश्चंस में आपको दिया जाता है, यहाँ आपको दिया जाता है W, यहाँ S दिया जाएगा आपको मीडियम। तो इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है कि मीडियम। इसका जो मतलब होता है, इट इज नॉट SM, कोई इसकी पोजीशन नहीं होती है, ये मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है कि मीडियम। देखिए जैसे कार्डिनल्स का मोस्टली क्या दिखा रखा है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग। और जितना भी तुम्हारा डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है वो मीडियम से लेके आपका वीक के बीच में रहता है। अब देखिए अल्कोहल का हम क्या मान के चलते हैं? इट इज अ ब्रॉडर बैंड। इट इज व्हाट? अ ब्रॉडर बैंड। ओके, अगर हम फ्री OH की बात करें तो उसका बैंड कहां पे मिलेगा हमें? फ्री OH। फ्री OH का मतलब है जैसे आपने कहा इथेनॉल, इथेनॉल में OH है, आपने कहा प्रोपेनॉल, तो इसका बैंड आपको कहां मिलेगा? 3000 के above. हाँ, रेंज है तो कहां मिलेगा? नहीं, एक पर्टिकुलर डेटा पे मिलता है, जो ब्रॉडर पीक उसकी है बिल्कुल एक पर्टिकुलर उस पे आएगा, 3600 पर सेंटीमीटर पे मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर सपोज करिए उसमें इंट्रा या फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हारी कैसी हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हो रही है कि अब इंट्रा या इंटर अल्कोहल के केस में जैसे हमने आपसे कहा प्रोपेनॉल, उसमें तो होगी नहीं, कैसे हो जाएगी? किसमें होगी? या तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होगी, जो मोस्ट एग्जांपल समझाया जाता है, या पैरानाइट्रोफिनॉल में हो जाएगी। फिर उसकी वैल्यूज क्या होने लगती हैं? 3400 से लेके 3500 के बीच में स्विच करने लगे। बट अगर फ्री OH होगा तो इट विल बी ऑलवेज अबव 3500, ये ध्यान रखिएगा। 3600 पे मिलता है वैसे। अच्छा, अल्कोहल्स का जो होता है दैट इज अ ब्रॉडर बैंड, और जो आपका अमीन होगा वो उसको हम क्या मान के चलते हैं? अगर प्राइमरी अमीन है तो इट इज ब्रॉड विथ 2 शार्प स्पाइक्स। देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सेकेंडरी अमीन क्या है? ब्रॉड विथ 1 शार्प स्पाइक। और टर्शियरी अमीन का हम क्या मान के चलते हैं? नो सिग्नल, बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाई द हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रॉडर, व्हाट यू विल से? अगेन यू आर गोइंग टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट, क्या कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल आपके दोनों मोड ऑफ क्या हो रहे हैं? मूवमेंट्स हो रहे हैं या वाइब्रेशंस हो रहे हैं तुम्हारे, ठीक है।
और सेकेंडरी अमीन में ये ध्यान रखिएगा, वन शार्प स्पाइक का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया था ना, एक और निकलेगा साथ में, तो स्पाइक मतलब एक उसके साथ एक कोई ना कोई आपको दिखेगा। तो इनको पहचानना बहुत इजी है कि अगर RNH2 का NH2 में अगर 2250 पे कोई मिल रहा है तो आपको क्या मिलेगा, ब्रॉडर होगी मगर स्पाइक 2 होंगे, मतलब डबलेट के फॉर्म में। क्लियर? ये देखिए, ये एक इंटरप्रिटेशन दे रखे हैं कि हाँ इसका जो अल्कोहल का होगा 3300, बट 3600 पे मिलता है अगर आप उसका प्रॉपर IR कराते हैं। बट ये है कि अगर 3600 पे नहीं हमको मिल रहा तो फिर हम उसी वाले को कंसीडर कर लेते हैं जो 3000 के ऊपर मिलता है हमको। 3300 से मोस्टली शुरू हो जाता है। Now why is the broad shape? It is due to the presence of what? Hydrogen bonding. ये अमीन्स का देख लीजिए। अभी इसको थोड़ा सा और बाद में डिस्कस करेंगे। फिर अमाइड्स आते हैं, ठीक है। तो अमाइड्स का जो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है वो मिलता है आपको, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप को हम कितने से कितने रेंज में लेके चलते हैं, 1680 से लेके 1760 17, हाँ 40 तक है, तो 60 तो बहुत दूर तक लेंगे। 60 पे कहाँ 1760 तक वो एसाइल हैलाइड्स एसाइल एनहाइड्राइड्स इनकी बात करें, चलो ठीक है उनको भी मान लेते हैं हम। तो एक तरह से हम ये मान के चलते हैं कि 1660 मान लें, चलो 1660 से लेके 1760 तक इसकी हम एक रेंज लेके चलते हैं, ठीक है। तो अमाइड का जो मिलता है वो मिलता है 1630 टू 1660 पर सेंटीमीटर। अब NH भी इसके साथ मिलेगा, तो NH क्योंकि अमाइड के साथ जो लगा है वो किस फॉर्म में लगा हुआ है, आपको स्पाइक्स देख लेना, 2 स्पाइक्स होंगी उसमें, ठीक है। 2 स्पाइक्स देखो दिख भी रही हैं, 3300 के आसपास आपको 2 स्पाइक्स दिख रही हैं, देखिए ये दिख रही हैं 2, तो इसका मतलब NH2 है। अगर एक स्पाइक होगी तो क्या कहोगे, NH है, रिप्लेस हो गया किसी से। मिथाइल अमाइड भी हो सकता है, फिर N मिथाइल अमाइड। एप्लीकेशंस क्या हैं इसके, बहुत ही जर्नल इसमें दे रखा है, कंपेयर द स्पेक्ट्रम, देन सैंपल एंड रेफरेंस मस्ट बी टेस्टेड, फिंगरप्रिंट रीजन जो दे रखा है 1200 टू 600 पर सेंटीमीटर। तो ये मोस्टली हम होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स के लिए ही हम यूज करते हैं। अब जैसे ये कंपाउंड दे रखा है आपको, फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन दिस कंपाउंड। अब देखिए इसमें जो मोस्टली आपको स्टडी करनी है दैट इज द CH स्ट्रेचिंग। तो अगर CH स्ट्रेचिंग की हम बात करें, सपोज करिए कोई हाइड्रोकार्बन चेन है आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या नाम है इस हाइड्रोकार्बन चेन का, बताइए पहला वाला, ऊपर वाला बताइए। इट इज CH3CH और ब्रांचिंग कर रखा है हमने CH3, देन CH3 से क्या नाम हो जाएगा इसको, बताइए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। वेरी गुड, 2,3 डाइमिथाइल। प्रोपेन और ब्यूटेन। ये बताइए इसमें मैक्सिमम जो बॉन्ड आपको दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, सिंगल CH स्ट्रेचिंग ही दिख रही है। तो एम्फेसिस हमारी किसके ऊपर आएगी, CH स्ट्रेचिंग पे। और मोस्टली जो CH स्ट्रेचिंग आपकी लाई करती है वो कितने से कितने बीच पे करती है, 2900 टू 3000 पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका दूसरा बैंड देखिए, कहां पे मिल रहा है आपको, बेंडिंग रीजन। किस रेंज में मिल रहा है बताइए। तो दोनों सेम है, मतलब दोनों की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। कितनी वैल्यू पे मिल रहा है, अराउंड बता दो, 1300 टू 1500 कह सकते हैं, 1400 से 50, ये 1350 से लेके आप ये कह सकते हो 1450 के बीच। What inference do you get from this? ये बताइए। और दूसरा वाला भी देख लो, वो 2,3 है और वो क्या है तुम्हारा, वो भी ब्यूटेन मॉलिक्यूल है बट वो सिर्फ 2 मिथाइल है। दोनों के बीच में क्या आपको, मतलब अगर जैसे हम आपको सिर्फ ये 2 स्पेक्ट्रम दें, हम आपसे पूछें कि ये इन 2 कंपाउंड्स के हैं, अब इसको इन्फर करिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। ब्रांचिंग हमें नहीं पता, आप बताइए, यही तो पकड़ना है बस। और सेकेंडरी और वो क्या, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, मतलब कार्बन की पोजीशन कह रही हूँ, सेकेंडरी है, तो उसमें कितने हैं कार्बन सेकेंडरी, 2 2 हैं, उसमें
2 secondary और नहीं, ठीक तरह इन्फा करिए। ये बताइए दोनों में आपको CH बैंड उतने पे मिल रहा है ना, छोड़ दो। दूसरा वाला देखो, आपको 1350 से लेके 1450 दिख रहा है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। सेम है कि नहीं है, पहले ये बताओ, देख के बताओ। अब आगे आ जाओ। आगे आपको जो मिल रहा था ब्रॉडर होता जा रहा है स्पेक्ट्रम। जो तुम्हारा ये वाला है 2 मिथाइल ब्यूटेन में, इट इज गेटिंग ब्रॉडर। इसका मतलब क्या है? ग्यारह सौ से 1200 के बीच में कुछ हो रहा है। पूरा जितना मैंने बताया उसको एक बार री रिवाइज करो। वाइब्रेशन रोटेशन। यस यस, वो तो रहेगा ही, बट क्यों, मतलब किसकी वजह से, मुझे ये बताओ बस। नेचर देखो क्या बन रहा है कंपाउंड का। कुछ प्लस आई इफेक्ट का रोल आ रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, हाइपर बॉन्ड, डबल बॉन्ड है नहीं, हाइपर नो बॉन्ड रेजोनेंस बनी नहीं सकती। और ऊपर वाले स्पेक्ट्रम में 2 प्लस आई दो प्लस आई इफेक्ट, ठीक है चलो। और बताओ, तो 2 प्लस आई इफेक्ट से क्या हो जाएगा? बैंड की इंटेंसिटी क्यों चेंज हो गई नीचे वाले में और ऊपर वाले में क्यों नहीं? और भले कि दोनों ही एक ही सीरीज के हैं। ओवरटोन्स की वजह से। हाँ, ओवरटोन्स। कॉम्बिनेशन बैंड्स की वजह से। आई टोल्ड यू वन थिंग, मैंने अभी क्या बताया था, जो ऐसे जा रहे हैं ओवरटोन्स तो उसी के साथ लगे होंगे, देखो साथ में लगे, जैसे ये है आपका, छोटे छोटे जो बन रहे हैं इसमें, ये वाला बैंड बना, फिर उसका एक छोटा छोटा सा एक बन रहा है, वो ओवरटोन्स है। क्या बन गया आपके? कॉम्बिनेशन बैंड। बट व्हाई? कॉम्बिनेशन बैंड आया कहां से? और इसमें क्यों हो रहा, उसमें क्यों नहीं हो रहा? हाँ? प्लस आई इफेक्ट। और लगाइए, अब तो पहुंच गया आप आंसर तक। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। You are very near to your answer. When I have said that multiple transitions have occurred, but why the multiple transitions are more in this case and not in that case? इसका मतलब वी कैन कोरिलेट कि अगर ब्रांचिंग हम मिथाइल की करते हैं और टर्शरी में, तो फिर और अच्छा होना चाहिए इसका स्पेक्ट्रम। बताइए, ये तो नहीं, ये इससे मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। So what inference you will say? बोलो। इसका मतलब मल्टीपल ट्रांजिशंस मॉलिक्यूल में हो रहे हैं, तो जितने लेस ब्रांच यूनिट्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो होता है तुम्हारे ट्रांजिशंस क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कंपाउंड को ये लगता है, कंपाउंड जो रेडिएशन जब वो अब्सॉर्ब करता है तो उसको लगता है कि नहीं मुझे बहुत एनर्जी चाहिए। तो होता क्या है कि जब वो ट्रांजिट करता है तो एक्साइटेशन के चक्कर में वो ऊपर तक चला जाता है, क्लियर? उसकी वजह से वो क्या दे देता है, ओवरटोन से देता है। बट क्योंकि जहां पे ब्रांचिंग से आपने ब्लॉक कर दिया, तो वो पर्टिकुलर एंटाइटी क्या करेगी, ट्रांजिशन करेगी CH। तो वो क्या रहता है, उसके ट्रांजिशंस क्या हो जाते हैं, लिमिट कर जाते हैं। इज इट क्लियर? जैसे ये यही ग्राफ, यही स्पेक्ट्रम आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि आप बताओ, अब आपको क्या सब तो सेम है, कुछ चेंज हमको दिख ही नहीं रहा है इसमें, बट चेंज है बिटवीन 1100 टू 1200। मतलब ये है कि आप बहुत जब डिटेल में स्पेक्ट्रम को एनालाइज कर रहे हो तो यू शुड नो दीज थिंग्स कि क्या हुआ है ऐसा। तो
ब्रांच मतलब अगर जैसे आपको देखना है, हमने आपको बताया था ना कि ब्रांचिंग है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, ये आप कहाँ से देखोगे? फ्रॉम द बेंडिंग रीजन। तो बेंडिंग रीजन में कैसे देखोगे आप? तो अगर आप हाइड्रोकार्बन्स का कोई केस पढ़ रहे हो तो इन दैट केस अगर ब्रांचिंग हो रही है, आपको लग रहा है, अगर प्राइमरी सिस्टम है, सेकेंडरी सिस्टम और टर्शियरी का बहुत क्लैरिटी का होगा आपका इस रेंज में, इफ यू टॉक अबाउट 1100 to 1200, और सेकेंडरी का थोड़ा ब्रॉडर हो जाएगा, ठीक है? मतलब सेकेंडरी ठीक रहेगा और फिर प्राइमरी का क्या हो जाएगा तुम्हारा? ब्रॉडर हो जाएगा। उसके बाद आती है तुम्हारा जैसे ऑब्जर्विंग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, वो तो समझ ही जाओगे। फिर एब्जॉर्प्शन बैंड्स, अगर जैसे कार्बन की यूनिट्स पे मोस्टली हम फोकस करते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को भी आईआर स्पेक्ट्रम के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। कैसे डिटरमाइन करते हैं? जैसे देखिए, आपने सपोज करिए स्टाइरीन लिया, स्टाइरीन से आपने क्या बना दिया? पॉलीस्टाइरीन। जब आप पॉलीस्टाइरीन बनाओगे तो जो CH डबल बॉन्ड CH2 का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या दिखेगा कि वो बॉन्ड क्या हो गया? डिसअपियर नहीं होगा, वो बैंड डिसअपियर नहीं होगा, मगर क्या होगा? उसका जो बैंड की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? मतलब अगर सपोज करो आपने लिया C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका अगर बैंड इंटेंस मिल रहा है, तो अगर आप जब पॉलीमर बना दोगे पॉलीस्टाइरीन, तो इसका बैंड कैसा मिल जाएगा? मिलेगा, मगर उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डबल बॉन्ड करेक्टर, क्योंकि उसका क्या हो गया? खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता, जब हम पॉलीमर्स को एनालाइज करते हैं तो हम कह देते हैं कि दैट देयर इज डिसअपियरेंस ऑफ बैंड। सपोज करिए डबल बॉन्ड का बैंड आपने कहा कि इट कम्स एट 3100 पर सेंटीमीटर, तो आपने बोल दिया कि नो, व्हेन वी हैव फॉर्म पॉलीस्टाइरीन, तो द बैंड एट 3100 हैज डिसअपियर्ड। वी कैन नॉट राइट दिस थिंग, इट हैज नॉट डिसअपियर्ड, इट इज देयर इन द सिस्टम। डिसअपियर्ड का मतलब है कि उस या तो उस पे कुछ आपने रिएक्शन कर दिया या उस बॉन्ड को आपने क्लीव कर दिया, आप सिर्फ पॉलीमराइज कर रहे हो सिस्टम को। तो एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन समझने के लिए आईआर इज वन ऑफ द बेस्ट टूल इफ यू प्रॉपर्ली स्टडी द आईआर ऑफ द पॉलीमर्स। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से, बाय डिटरमाइनिंग द फंक्शनल ग्रुप, बाय डिटरमाइनिंग द बैंड विड्थ, बाय डिटरमाइनिंग द बैंड पोजीशन, हम अच्छी तरह क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। देन we can detect the impurities. Impurities अगर होंगी आपका IR spectrum नहीं मिलेगा. If impurities would be present, then no IR spectrum would be obtained. अदर एप्लीकेशंस क्या है? जैसे कोई भी अननोन कंटामिनेंट, जैसे एडल्ट्रेशन फूड मटेरियल में बहुत ज्यादा होता है, हल्दी में हमने पाउडर मिला दिया, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। विद द IR यू कैन डिटरमाइन। फिर आप सेल वॉल्स की म्यूटेंट नेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं। देन यू कैन आइडेंटिफाई द ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ फूड। ड्रग इंडस्ट्री में इट इज वेरी हेल्पफुल टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। इवन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स को हम स्टडी कर सकते हैं। ओल्ड पेंटिंग्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ओल्ड पेंटिंग्स को कैसे डिटरमाइन करेंगे? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे वो पेंटिंग, तो ब्रॉडर बैंड्स आएंगे। और अगर फ्रेश पेंटिंग होगी तो अगर उसके कलर का हम देखेंगे, और इवन कलर से भी हम देख सकते हैं, उसके अलग पीक्स बैंड्स आते हैं, तो वी कैन स्टडी विद दैट आल्सो। So this is overall a preview which I am telling you about the IR. Forensic analysis में it is very helpful. अब आप लोगों का जैसे केमिकल एनालिसिस हम करते हैं, तो टेस्टिंग पिल क्लैरिटी जो कि मेडिकल न्यूज में इस टाइम बहुत चल रहा है, IR के स्पेक्ट्रम के थ्रू हम मेडिकल एनालिसिस बहुत ज्यादा हम लोगों ने ड्रग्स की इसकी करी गई है, बॉडी के अंदर कैसा चल रहा है, ये तो एक जर्नल को दे रखा है। नेक्स्ट वी आर इन डिटेल वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस विद फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कि IR पर्टेनिंग प्रॉब्लम्स हैं। तो आई थिंक दैट आई विल टेक इन माय नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अभी पहले इतना पढ़ के आइए, इतना आई थिंक ये आगे होगा समझ में आपको। अब जितने भी क्वेश्चन इसमें कराएंगे, आपको एक हम बना देंगे डेटा की, ये देखो ये डेटा है, ये इस बैंड रीजन है। वी आर गोइंग टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि IR में यू हैव टू ओनली प्रैक्टिस। मैं आपको बैठ के ये याद नहीं कराऊंगी कि भैया CH का इतना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ के आइएगा, एक टेबल यहाँ पे थोड़ा सा बना देंगे, आपको दे देंगे, तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। और बेसिक चीजें तो सभी को पता होती हैं, कोई इसमें नई चीज नहीं। तो एक थोड़ा सा पढ़ के भी आइएगा कि किस किस की बैंड पोजीशन कहाँ पे, जैसे नाइट्रो की मैंने आपको बताई दी, सियानो की कहाँ पे पड़ती है, OH की कहाँ पे होती है, एल्डिहाइड्स में कार्बोनल्स की पूरी पढ़ लीजिएगा, मेन कार्बोनल्स पे ही हम स्ट्रेस करते हैं। मैम नेक्स्ट क्लास आपकी होगी? नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी।
क्योंकि हमारे एक्चुअली में क्या है कि वो क्रिसमस का इवेंट रहता है। तो नेक्स्ट मंडे क्या डेट पड़ी? नेक्स्ट मंडे इज व्हाट? 20th पड़ रहा है। तो विल सी, अदरवाइज फिर नेक्स्ट उसके नेक्स्ट आएंगे। क्योंकि मेरे को अब एक क्लास और लगेगा आप लोगों को बताने में। अगर उसके बाद आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है पूछ लीजिएगा। तो IR UV मास हो गया, NMR चल रहा है आप लोगों का शायद।